मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल जो एग्ज़ाम रहेगा साइंस का उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा इस बार आपका। ठीक है, 40 मार्क्स में आपके 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। आपका एग्ज़ाम इस बार 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए, 40 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में आपके 1 to 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा आपका? 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर आपकी इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। बी पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो 3 मार्क्स ईच, यानी कि 24। मतलब कि 6 क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और टोटल आपका कितना बन जाएगा? 18 मार्क्स। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके केस स्टडी क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क ईच। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का हर एक है, तो 8 नंबर। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया? 40। तो इस टाइप का आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का। क्लियर है? तो आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है और आपने कैसे आंसर देने हैं, आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेट डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर इनकमिंग एग्जाम, फाइनल एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे डिफाइन 1 मोल। आपको पता है 1 मोल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिफाइन 1 मोल, 1 मोल को डिफाइन करो। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। The species or quantities in which number of particles, ions, molecules are present in fixed amount, with that amount is 6.022 10⁻23। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होती है? 6.022 10⁻23। उसको हम क्या बोलते हैं? 1 mole। and 1 mole is equal to the molecular mass of that 1 mole we can also define in form of the molecular mass or gram atomic mass of that compound। ठीक है, तो gram atomic mass of a compound is also equal to its mole, 1 mole। ठीक है, तो ये है आपकी 1 mole। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कार्बन है 6 और 12, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना है? 12। तो आप कह सकते हो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास आल्सो रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 1 मोल। और आप कह सकते हो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल। तो 2 मार्क्स में आप 1 मोल की डेफिनेशन लिख सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? डिफाइन आइसोटॉप, आइसोबार विद एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोटॉप एंड आइसोबार्स को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना हमने। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या आते हैं? पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट
which has same atomic number but different mass number is known as isotopes. Atoms of the same element. Atom of the same element having same atomic number but different mass number. Different mass number is called isotopes. इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप. आइसोटॉप फॉर एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 और मास नंबर 1, 2 और 3. ये 3 आइसोटॉप हैं हाइड्रोजन के जिनका एटॉमिक नंबर है सेम, मास नंबर क्या है? डिफरेंट. से क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हो 17 और 35 और क्लोरीन का कितना है? 17 और 37. दीज आर द एग्जाम्पल. कार्बन के भी हम ले सकते हैं 612, 613 और 614. एप्लीकेशन भी पूछ सकता है कि आइसोटॉप्स की क्या एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन का मतलब है व्हाट इज द यूज ऑफ आइसोटॉप्स. आपको पता है आइसोटॉप्स का क्या यूज है? आइसोटॉप्स आर यूज एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. जैसे कि यूरेनियम है यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. दूसरा जो आयोडीन का आइसोटॉप है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गायोटर. गायोटर एक डिसीजेज है तो आयोडीन का आइसोटोप उसके लिए यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गायोटर. उसके बाद आपका आइसोटॉप्स है और कौन सा है आपका? हाँ, कोबाल्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनके आइसोटॉप्स को हम एज अ डिफरेंट वे यूज करते हैं. तो इस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन करो व्हाट इज द आइसोटॉप, गिव इट्स एग्जांपल एंड एप्लीकेशन. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स. आइसोबार्स बिल्कुल सेम है. इसमें क्या होता है? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. उसमें क्या था? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोबार में क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number. Atom of the different element having different atomic number but क्या हो? Same mass number is called isobar. उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार. फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन का क्या है? 7 और 14. अब दोनों का जो मास नंबर है बिल्कुल सेम है बट एटॉमिक नंबर जो Z की वैल्यू है वो क्या है? डिफरेंट है. इसलिए इनको हम बोलते हैं आइसोबार. इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं आर्गन का 18 और 40, कैल्शियम 18 और 40. तो दोनों का जो मास नंबर है वो कितना है? 40. सेम है. तो दोनों क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं. तो हमारी डेफिनेशन यही है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार्स. ना इसमें से 3 हाँ.
देखो यहाँ पर हमने कार्बन 12 नहीं लिया, ये क्या लिया है, कार्बन का आइसोटोप लिया है जिसका एक का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना होता है 14। तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ क्या बनता है, आइसोबार। तो बोथ आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। आर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20। तो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या है सेम, इसलिए बोथ आर आइसोबार्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपका और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड, हम ग्रेविटेशनल लॉ भी कर सकते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिफाइन इट्स एप्लीकेशन, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिफाइन इट्स एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, इट स्टेट दैट इन दिस यूनिवर्स टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या है ये, इट स्टेट दैट इन दिस यूनिवर्स every object attract other object with a force which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of distance between them। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, उसके बाद आप लिखोगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर एग्जामिनर 3 नंबर में पूछता है तो आप इसका क्या लिखोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वो कैसे लिखना है कि मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये अर्थ है जिसका मास क्या है कैपिटल M, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर या इस यूनिवर्स में जिसका मास क्या है स्मॉल m, सेंटर से इन दोनों के बीच की दूरी है d स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d स्क्वायर नहीं d। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। F आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का प्रोपोर्शन मतलब होता है 1/, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस d है, d का स्क्वायर हो गया, तो 1/d का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/d का स्क्वायर। अब इस निशान को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, F = G M/d का स्क्वायर, where G is known as the universal gravitational constant। G क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, तो ये इसकी वैल्यू होती है। क्लियर है, आप इसकी यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं,
जी की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू डी स्क्वायर ओवर एम एम। तो एफ की यूनिट क्या होती है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया आपका, एम इंटू ए इंटू डी स्क्वायर ओवर एम इंटू एम। तो मास की यूनिट ऊपर क्या होगी आपकी, केजी। इसको छोड़, आप सिंपल लिख लो, जो डी है अगर आप जी की वैल्यू निकालना चाहे तो एफ हो जाएगा एफ इंटू जी स्क्वायर ओवर एम एम ओवर का स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर, ठीक है। और मास की क्या होती है आपकी, केजी, तो नीचे क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपकी यूनिट होगी, क्लियर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। तो जी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वी आर बाइंड ऑन द अर्थ। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण हम अर्थ से बाइंड हैं। वी आर बाइंड विद द अर्थ। इफ देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, अगर अर्थ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वी आर फ्लोटिंग इन द एयर, तो हम एयर के अंदर फ्लोट हो रहे होते। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है विच बाइंड अस विद द अर्थ। Second, due to universal law of gravitational, all the planet revolve around the sun. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सारे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है। थर्ड क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। हमें पता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है। इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्यों करता है रिवॉल्व, किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशन विच हेल्प अस टू एग्जिस्ट, टू वर्क ऑन द यूनिवर्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है। इसके ऊपर आपके कई सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कितना है और मून का कितना है। हमें पता है कि अर्थ के कंपैरिजन में जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वह 1/6 है। क्या है, 1/6 है। इसीलिए हमारा जब वेट है वो चेंज हो जाता है व्हेन वी गो टू मून, और जो मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यानी कि m एंड w। आपको पता है मास क्या है, ऑल द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास। किसी बॉडी में जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो मास की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। और वेट आपका क्या आता है, द फोर्स एक्सर्ट बाय अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द वेट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कितना फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। तो W क्या होता है, m इंटू जी, यानी कि मास को g से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या बन जाएगा, वेट। तो ऐसा यूनिट जो है वेट की वो क्या होती है, न्यूटन। क्या आएगी, न्यूटन। नहीं, ऐसा यूनिट वेट की भी क्या होती है, वेट क्या हो गया, mg। वेट क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेट क्या हो जाता है, m इंटू जी। रुको, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट एट ए पॉइंट इज नोन एज वेट। तो वेट की यूनिट क्या बनती है आपकी, ऐसा यूनिट क्या बनती है, न्यूटन। क्या बनेगी, न्यूटन ही बनती है। क्लियर है। क्योंकि वेट है क्या, वेट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय अ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द वेट। तो वेट क्या, वेट की यूनिट क्या बनती है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। और मास की ऐसा यूनिट क्या है, केजी। और डिफरेंस क्या हो सकता है, मास एक ऐसी क्वांटिटी है विच कैन नॉट चेंज।
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब आपका मास जो अर्थ पे है मून पर भी वही रहेगा। मास कैन नॉट चेंज। जो आपका मास अर्थ पर है वही आपका कहाँ रहेगा। अगर आप मार्स पर चले जाते हो, इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाते हो, मास रिमेन कांस्टेंट। जबकि वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें जी की वैल्यू मून के लिए क्या है, वैल्यू ऑफ जी अर्थ की 1/6, जो अर्थ की वैल्यू है उसका क्या है 1/6, इसलिए हमारा वेट भी क्या हो जाएगा 1/6। अब एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन पे देखो। मान लो कहता है कि आप अर्थ के ऊपर हैं और आप कहाँ चले गए, मून के ऊपर। ठीक है, और आपका जो मास है वो 40 kg है। मास क्या है 40 kg है। व्हाट इज योर मास और वेट ऑन द मून। आपका मून के ऊपर मास और वेट क्या रहेगा, क्लियर है। तो हमें पता है अगर हमारा मास क्या है 40 kg अर्थ के ऊपर, तो आपका वेट क्या आ जाएगा m इंटू जी। 40 इंटू जी की वैल्यू आपको पता है अर्थ के लिए क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर दो, या इसको हम क्या कर लेंगे नियरली 10 ले लेंगे। इसको 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी आप ले सकते हो। तो आपके मास वेट कितना आ जाएगा अर्थ के ऊपर 400 न्यूटन। क्लियर है। अब यही बॉडी कहाँ पर गई मून पे। तो हमने कहा है कि मास कैन नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि मास ऑन मून विल बी सेम, कितना रहेगा 40 kg। क्लियर है। बट वेट चेंज हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा मून के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर वेट है 400/6 न्यूटन। तो ये आपका वेट हो जाएगा 2 3 जा 200, तो 200/3, 3 6 जा 6 7 न्यूटन। तो ये आपका वेट हो जाएगा कहाँ पर मून के ऊपर। क्लियर है। तो इस तरीके की एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया। इसके और भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट आपका फिजिक्स में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क एंड फार्मूला फॉर द वर्क। ठीक है, तो हमें पता है फिजिक्स में वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। if we apply force on a object, for example मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m kg, इसके ऊपर मैंने F फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर चला गया s डिस्टेंस पे। कितना चला गया s डिस्टेंस पे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट किसी दूरी पर चला जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो हम कह सकते हैं कि वर्क विल बी डन। तो फिजिक्स में वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W क्या हो गया F इंटू S, क्या हो जाएगा F इंटू S। क्लियर है। अब फोर्स को हम कैसे मापते हैं न्यूटन में, और S क्या होती है आपकी डिस्टेंस मीटर में। तो SI यूनिट वर्क की क्या बन जाएगी आपकी SI यूनिट ऑफ वर्क डन बनेगी न्यूटन मीटर। क्या बनेगी न्यूटन मीटर, और इसको हम बोलते हैं जूल। दूसरी यूनिट क्या बोलेंगे इसको जूल, यानी कि न्यूटन मीटर बोल दो या क्या बोल दो जूल। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन 1 जूल, की 1 जूल के डेफिनेशन दो। अब यहाँ से देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं 1 न्यूटन, एंड उसको डिस्प्लेसमेंट कर दें उसकी कहाँ 1 मीटर तक उसको डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो उस पर वर्क डन कितना बच जाएगा 1 जूल। व्हेन इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स
on an object to displace it at a distance of 1 meter, then work done is said to be 1 joule. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा जाए to displace it at a distance of 1 meter, then work done is said to be 1 joule. क्लियर है? इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं. अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट. मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाया है 7 न्यूटन. द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर चला गया. डिस्टेंस कितनी ली उसने? 2 मीटर. ये आप कह सकते हो एस कितना है आपका? 2 मीटर. ये कहता है कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन कैलकुलेट करो. तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो आपका फोर्स कितना है? 7 और डिस्प्लेसमेंट है 2 न्यूटन और ये क्या हो गया? मीटर. तो ये बनेगा 14 न्यूटन मीटर और आप कह सकते हो जूल. क्लियर है? इस तरीके का छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं. कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि आपको बताना है वर्क डन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड. आपको बताना है वर्क डन होगा या नहीं कि सुमा क्या कर रही है? पॉन्ड के अंदर स्विम कर रही है. तो ये पता है अगर कोई स्विम करेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ना. तो वो फोर्स लगाएगा और साथ में क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन होगा. यस, वर्क डन होगा. नेक्स्ट, ए डोंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक. एक डोंकी है, उसने अपनी बैक के ऊपर लोड कैरी किया है बट वो एक जगह स्टेशनरी खड़ा है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0. अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0. तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0. अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. विंड मिल क्या कर रहा है? वेल से पानी को उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है वाटर को. तो आपको पता है जब वाटर ऊंचाई पे जाएगा तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन होगा. यस, वर्क डन विल बी हैपन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगी. यस, वर्क विल बी डन. अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. अब ग्रीन प्लांट धूप के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. इज दे आर मूविंग फ्रॉम देयर पोजिशन? नो. तो नो वर्क डन. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. आ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. एक सेल बोट मूव कर रही है विंड एनर्जी की वजह से, तो वर्क डन होगा. तो इस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है कि आप बताओ इस सिचुएशन के अंदर वर्क डन होगा या नहीं. क्लियर है? और आपकी एनर्जी हमने पढ़ा था वर्क डन वाले चैप्टर में. 2 टाइप की मैकेनिकल एनर्जी आपकी कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ सकता है एग्जामिनर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी. हम रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट टाइप से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एनर्जी, है ना. एनर्जी भी क्या है? वर्क डन इज आल्सो नोन एज एनर्जी. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या आप कह सकते हो आपके अंदर जो टोटल इंटरनल अमाउंट जो प्रेजेंट है, हाउ यू डू टू कैरी अ वर्क, उसको आप क्या बोल सकते हैं? एनर्जी. तो वर्क डन इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वैसे तो डिफरेंट फॉर्म होती है एनर्जी की, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी. बट आपने फिजिक्स में 2 ही पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी 2 फॉर्म है. कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर क्या बनाती है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट्स इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स
मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसकी टाइम कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग फैन, कोई भी ऑब्जेक्ट है व्हेन इट एग्जिस्ट इन मोशन तो देन इट पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। तो एनी ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स रिलेटिव चेंज इन पोजिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमें पता है, अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा है इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन। हमारी एक इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, ये v है भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2a। ठीक है, दैट इज द, ये हमने s क्या निकाला? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने 9th चैप्टर में, वहाँ से लिया है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m। आपने ये सब लिखना है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m। इसको ऊपर हमने F फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये आप कह सकते हो u वेलोसिटी इसकी क्या थी? 0। जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? v। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ चेंज कम इनटू, तो हमने इसके ऊपर जब फोर्स लगाया तो हाउ मच एनर्जी वी हैव टू यूज्ड, हमने इसको मोशन में लाने के लिए कितनी एनर्जी यूज की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स नहीं, सॉरी, हाँ, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वी हैव डू द वर्क, हम कितना वर्क डन करेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो आपका वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपने क्या करना है? लिखना है कि लेट्स अस टेक अ ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है? m। लेट अस टेक अ ऑब्जेक्ट विद मास m is moving with a initial velocity u. If we applied a force F on the object, it displaced and its velocity change v. We know that if we applied the force and change in velocity, या object displaced from one position to another position, then we said to be work will be done. और change in velocity आपको पता है क्या होती है? Acceleration. If there will be change in velocity of a object, it means there will be acceleration. तो हम यहाँ से इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वर्क डन क्या होगा हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू रखो m इंटू ए। क्या रख दिया हमने? m इंटू ए। और s की वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। तो आपको पता है a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बनेगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2, दैट इज द आपका क्या बन जाएगा? वर्क डन। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट फर्स्ट u वेलोसिटी उसकी क्या है? 0। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो u की जगह 0 रखो, तो क्या बनेगा? w इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर 2। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब उसमें हमने फोर्स लगाया तो उसके में अंदर क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर w क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अगर फर्स्ट वेलोसिटी उसकी
U क्या हो 0। इफ फर्स्ट इन स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट पोजिशन देन उसके फार्मूला क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क डन, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, ऐसा यूनिट क्या रहेगी सेम, यानी कि जूल। क्लियर है। तो इस टाइप से भी वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी के बेस्ड पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जैसे ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फार्मूला क्या होता है हाफ mv²। ठीक है, इसको v मान लो। तो हाफ मास कितना है इसका 15 और v यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 1/2 15 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 120 जूल। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट में 120 जूल। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी भी हम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन। मतलब स्टेट ऑफ पोजिशन में ना ऑब्जेक्ट एट इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस टाइम उसके अंदर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लिखते हैं PE और इसकी वैल्यू होती है mgh। ठीक है, mgh। क्लियर है। तो m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h इज द हाइट। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया और इसको किस हाइट तक ले गए हम h हाइट तक। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स क्या होगा m इंटू जी, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट तक लेके गए हैं h तक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s क्या हो जाएगी आपकी h। तो वर्क डन क्या हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह रखो mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह h। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा WPE पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, और इसकी SI यूनिट भी क्या होती है जूल। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर, फिर आपको आ जाएगा कैसे आपने अप्लाई करना है। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h क्या है 6 मीटर। Find the energy possessed by object of mass 10 kg when it at a height of 6 meter above the ground, और इसने g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू हम 10 भी ले सकते हैं बट उस कंडीशन में जब g की वैल्यू 10 आपको दी हो। ठीक है, तो उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा mgh। तो मास कितना है 10, g की वैल्यू है 9.8, इस पॉइंट को हटाओ 10 लगाओ, और h की वैल्यू कितनी है 6, 10 से 10 कैंसिल, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 58 जूल। तो 588 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन पावर, इट्स SI यूनिट, फार्मूला एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो पावर के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पावर को डिफाइन करो। आपको पता है पावर क्या होती है आपकी वर्क डन ओवर टाइम, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज
पावर। तो वर्क डन की यूनिट आपको पता है क्या थी, जूल, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड, और इस जूल सेकंड को हम बोल देते हैं वॉट। तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की वॉट। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट पूछ सकता है एग्जामिनर, किसके इक्वल होता है 1000 वॉट, एंड 1 किलोवाट आवर दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इसको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमें पता है 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000, और 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60। तो इसको आप कैलकुलेट करो, 36, कितनी जीरो होगी, 3, 4, 5। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁶ 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, इसको बोलेंगे आप जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इट इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, व्हेन अ मशीन वर्क फॉर 1 आवर एंड कंज्यूम 1000 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, देन इट्स पावर इज नोन एज द 1 किलोवाट आवर। ठीक है, कि अगर कोई मशीन 1 घंटे तक काम करती है और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, देन इट्स पावर इज नोन एज द 1 किलोवाट आवर। क्लियर है। इसके अलावा हमारे न्यूमेरिकल्स और भी आते हैं, जैसे 13 चैप्टर भी है आपका, एग्जाम में आएगा। उसमें क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसमें सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि स्टडी पूछ सकता है, जैसे कि आजकल कोरोना है, तो कोरोना के कोई भी केस दे देगा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कोविड-19 है, किससे फैलने वाली बीमारी है, वायरस से। बीमारियाँ, डिसीजेज किससे फैलती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, ठीक है, प्रोटोजोआ से, फंगिस से, इस तरीके से। डिसीजेज के बारे में पूछ सकता है वो, एक्यूट डिसीजेज कौन सी है और क्रॉनिक डिसीजेज कौन सी होती है, विद एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल देने हैं, द डिसीजेज विच टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीजेज। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें फीवर है, कॉमन कोल्ड है, कुछ ऐसी बीमारियां जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीजेस। ठीक है, कोविड भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, तो ये एक्यूट में ही आएगा। क्लियर। उसके अलावा क्रॉनिक डिसीजेज, जिनका लाइफ लॉन्ग ज़्यादा इफेक्ट होता है, टाइम पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग एंड दे इम्पैक्ट बॉडी वेरी हार्शली, और बॉडी को बहुत इफेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिसीजेज। जैसे कि एड्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, ठीक है, डायबिटीज़ है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज। इसमें यह भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, हाउ इज़ द डिसीजेज स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। आपका डायग्राम नहीं बना हुआ है, एक साइड इन्फेक्टेड पर्सन है, दूसरा आपका क्या है, हेल्दी पर्सन। तो आपको पता है बीमारियां कैसे फैलती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे अब कोरोना में फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। दूसरा एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स पेट्स के थ्रू, मॉस्किटोज के थ्रू, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। दीज आर द डिफरेंट वे इन विच डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन। तो इनको हम बोलते हैं वेक्टर, जैसे कि एनिमल्स हैं, मॉस्किटोज हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट मेथड है जो डिसीजेज को स्प्रेड करते हैं, दीज नोन एज द वेक्टर। इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और इसमें पूछ सकते हैं डिफाइन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, आपने पढ़ा ही होगा कि द प्रोसेस इन विच अ वीक वायरस इज इंसर्टेड इन ए हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ, या आप कह सकते हैं फाइट अगेंस्ट द वीक वायरस एंड इंक्रीज इट्स इम्यूनिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द वैक्सीनेशन। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वही वायरस होगा तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अपने आप पहले डेवलप हो चुकी है, क्योंकि बॉडी ने क्या किया है, वीक वायरस से फाइट किया है। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए तो एक आप कह सकते हो फास्ट ट्रीटमेंट है, यानी कि वी मेक द अवर इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, धोखे में रखते हैं, मूर्ख बनाते हैं उसको, बाय इंसर्टिंग अ वीक वायरस।
तो इम्यूनो सिस्टम क्या करेगा, फाइट करेगा उसके साथ और डेवलप करेगा इट्स इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जिसे पहले चेचक था उसकी आजकल बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन लगती है, मिजल्स, रूबेला, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, ठीक है। इसके अलावा पोलियो की वैक्सीनेशन भी है। तो हमारे हेल्थ वर्कर्स आपको पता है कैसे करते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं एट एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड दे हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस to the people, society about the different type of diseases, how we can prevent ourselves and the other, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें केस स्टडी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अब जैसे मान लो कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन है, तो हाउ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी इन योर स्कूल एनवायरनमेंट, कि जैसे आप स्कूल गए हो तो अपने आप को कैसे आप बीमारी से बचा सकते हो, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो हमें पता है कोरोना में हमने क्या करना है, वेयर द मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। फ्रिक्वेंटली हमने क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, डोंट टच आवर फेस विद द हैंड, ठीक है। और अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब है, जैसे मान लो किसी को कोल्ड है, खांसी है, तो हमें स्कूल नहीं आना चाहिए ताकि हमारी बीमारी दूसरों को ना फैले। दीज आर द सिंपल मेथड टू प्रिवेंट डिसीज, ठीक है। तो हमने पढ़ा है प्रिवेंशन इज बेटर देन, ठीक है, प्रिवेंशन बेटर देन है किसी भी दवाई बीमारी से बचने के लिए, ठीक है, प्रिकॉशन। और कौन सा चैप्टर है आपका, 6th और 7th, हाँ 4th चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने पढ़ा है जे थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। तो उसमें से एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे एक्सप्लेन द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, तो आपने क्या करना है, बोहर मॉडल का एटम का ये स्ट्रक्चर बना देना आपका, बीच में आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट्स है, एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनकी वैल्यू होती है n=1, 2 और n=3, KLMN। ये आपको बिल्कुल अच्छे से करवाया हुआ है। एग्जामिनर लिमिटेशन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन थी, जे थॉमसन की क्या लिमिटेशन थी। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ एटॉमिक मॉडल, की इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपको याद रखना है कि हर एक एटम के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n²। तो n की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे। तो फर्स्ट सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 18, KLMN। तो 2, 8, 18, 32, दीज आर नोन एज द मैजिक नंबर। और किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब तक एक ऑर्बिट फिल नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जा सकते। ये 4 पॉइंट थे, तो इसके ऊपर भी एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, वैलेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि Cl नेगेटिव। एग्जामिनर पूछ सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दिस आयन एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स वैलेंसी। तो आपको पता है क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना है, 70, ठीक है। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, Z से, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल होगी, एटॉमिक नंबर के। तो आपका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 70। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वो आल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और ये नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो क्लोरीन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन और प्लस कर लो, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18। क्लियर है। न्यूट्रॉन पूछ सकता है, इसका मास नंबर आपको पता है कितना होता है, 35, 35.5 होता है, इसको हम 35 ही ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या होती है आपकी A-Z, तो 35 - 17, तो कितने हो गए आपके 18। क्लियर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर वो वैलेंसी पूछे तो वैलेंसी पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो KLMN।
तो K में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर कितना है 8। अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। क्लियर है? इसके अलावा ये इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। ऐसे आपने क्या करना है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके कितने होंगे 8, और थर्ड में भी आपने क्या बनाने हैं 8। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? आपका पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर दी पॉलीएटॉमिक्स आयंस एंड गिव विद द एग्जांपल। तो हमने पढ़ा था द चार्ज कैरिंग स्पीसीज इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अगर एग्जामिनर कुछ आयन दे दे जो नेगेटिव चार्ज है, साथ में क्या दे दे पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि Na पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और पूछ ले राइट द सम फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग दीज आयंस, कि आपने इन आयंस को यूज करते हुए कुछ कंपाउंड के फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पहले एक फिक्स ले लो पॉजिटिव, जैसे कि मान लो सोडियम को हमने लिया है, सोडियम का सबके साथ हमने फार्मूला लिखना है, तो आप क्या लिखोगे Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। तो हमने पढ़ा इसका चार्ज 1, इसका क्या है 2, और इनको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फार्मूला क्या हो जाएगा Na2CO3। क्लियर है? इसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, जिस पर 2 चार्ज है Na2SO4, और क्या बन जाएगा NaOH, जिस पर एक एक चार्ज है, सिंपल बन जाएगा। अब ये देखो Na पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, इसका चार्ज है 1, इसका कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा Na3PO4। क्लियर है? सोडियम फॉस्फेट। तो एक कैटायन लो और उसके सभी एनायन के साथ फार्मूले बनाओ। समझ में आया? कैल्शियम के भी बना सकते हो। कैल्शियम का क्या बनेगा CaCO3, सेम चार्ज है तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4, ये कितना आ जाएगा ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो इस तरीके से आप फार्मूले लिख सकते हैं। क्लियर है? तब तक आप ये रिवाइज करो। कल हम ऐसे करेंगे, एग्ज़ाम में किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आपके कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वर्क डन और आइसोटोप्स, कल हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और थैंक यू।